टोक्यो ओलंपिक में भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीतकर रचा इतिहास। पहलवान बजरंग पूनिया ने भी जीता कांस्य पदक। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा, गांव गरीब और आदिवासियों को सशक्त बनाने के लिए चलाया जा रहा है एक बड़ा अभियान। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज रायपुर प्रवास के दौरान जल जीवन मिशन की प्रगति की समीक्षा की। और सरगुजा जिले में हाथी आतंक से प्रभावित क्षेत्रों में नुकसान का आकलन और समस्याओं के निराकरण के लिए भाजपा द्वारा गठित जांच समिति ने पेश की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए आज का दिन ऐतिहासिक रहा। भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए इस ओलंपिक में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया। वहीं पहलवान बजरंग पूनिया ने भी आज कांस्य पदक जीत लिया। भारत को एथलेटिक्स में पहली बार ट्रैक एंड फील्ड वर्ग में पदक मिला है। जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने सभी चरणों में बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया। He put it out there early. They could not catch him. He might take off again. वहीं फ्री स्टाइल 65 किलो वर्ग के लिए आज खेले गए कुश्ती के मुकाबले में बजरंग पूनिया ने कजाकिस्तान के दौलत नियाज़बेकोव को पराजित किया। बजरंग ने यह मुकाबला 8-0 से जीत लिया। Down the clock, winding down, and that will be it. So Bajrang Punia lands a bronze medal number 4 for India. और कुश्ती में दूसरा पदक। जी हां, 2012 के लंदन ओलंपिक के बाद भारत को कुश्ती की स्पर्धा में मिला 2 पदक एक साथ मिले। और इसी के साथ भारत ने इस ओलंपिक में अब तक 7 पदक जीत लिए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने नीरज चोपड़ा और बजरंग पूनिया को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गांव गरीब और आदिवासियों को सशक्त करने और देश में हथकरघा और हस्तशिल्प को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण अभियान चलाया जा रहा है। ये बात श्री मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से बातचीत करते हुए कही। उन्होंने कहा कि 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। श्री मोदी ने हथकरघा को और ज्यादा विकसित करने पर जोर दिया। भाई और बहनों, गांव गरीब आदिवासियों को सशक्त करने वाला एक और बड़ा अभियान देश में चलाया गया है। ये अभियान हमारे हस्तशिल्प को, हथकरघे को, कपड़े की हमारी कारीगरी को प्रोत्साहित करने का है। ये अभियान लोकल के प्रति वोकल होने का है। इसी भावना के साथ आज देश राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, नेशनल हैंडलूम डे मना रहा है। और जब हम आजादी के 75 वर्ष मना रहे हैं, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तब ये 7 अगस्त का महत्व और बढ़ जाता है। आज हम सब याद रखें, आज 7 अगस्त के ही दिन 1905 में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसी ऐतिहासिक दिन से प्रेरणा लेते हुए 7 अगस्त की तारीख को हथकरघा को समर्पित किया गया है। ये गांव-गांव में, आदिवासी अंचलों में हमारे अद्भुत शिल्पियों, अद्भुत कलाकारों के प्रति सम्मान जताने और अपने उत्पादों को वैश्विक मंच देने का दिन है।
भाइयों और बहनों, आज जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तब ये हथकरघा दिवस और भी महत्व रखता है। इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर आज रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए बुनकर परिवारों के विद्यार्थियों को छात्र प्रोत्साहन पुरस्कार दिए। कार्यक्रम में खादी और ग्रामोद्योग मंत्री गुरु रुद्र कुमार के साथ कई अन्य जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि केंद्र सरकार हर घर तक शुद्ध पेयजल, बिजली, शौचालय और गैस चूल्हा की सुविधा मुहैया कराने के लक्ष्य को लेकर काम कर रही है। केंद्रीय मंत्री ने ये बात आज अपने रायपुर प्रवास के दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आम लोगों के हित में कई योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। देश के सामान्य मानवीय के जीवन में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से पहले कार्यकाल में अनेक योजनाएं प्रारंभ की गई। हर घर तक बिजली पहुंचे, हर घर में शौचालय हो, हर घर तक गैस का चूल्हा पहुंचे, हर घर में बैंक का खाता हो, हर गांव तक सड़क पहुंचे। इस लक्ष्य को लेकर के जो योजनाएं प्रारंभ की गई थी, समय से पहले और लक्ष्य से अधिक और एक हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ में कि हम 100% लोगों तक, केवल चुनिंदा लोगों तक नहीं, 100% लोगों तक जो हितकारी हैं उनको सबको लाभ मिले। इस नए गवर्नेंस मॉडल के साथ में जो काम किया गया उसके परिणाम देश ही नहीं पूरी दुनिया ने देखे। श्री शेखावत ने यह भी कहा कि लॉकडाउन के दौरान जल जीवन मिशन का कार्य प्रभावित नहीं हुआ है और 4 करोड़ से भी ज्यादा नल कनेक्शन लगाए गए हैं। लेकर के अब तक लगभग ये जो 15-16 महीने का कालखंड निकला है, इसमें कमोवेश लॉकडाउन लगा है, खुला है, लगा है। कोविड की बड़ी चुनौती देश के सामने रही है, पूरी दुनिया के सामने रही है। लेकिन ऐसा होते हुए भी मैं आप सब लोगों के साथ में हर्ष से, खुशी से ये बात साझा कर सकता हूँ कि जो कवरेज स्टेटस उस समय 16.9% था, वो बढ़ करके 41.2% अब पहुंचा है और देश ने 25% की ग्रोथ जो है वो पिछले इस 18-19 महीने के कालखंड में कोविड की आपदा के होते हुए भी रजिस्टर किए, जहां देश के 3 करोड़ 23 लाख घरों की माताओं बहनों को ही पानी पीने के लिए घर में उपलब्ध था, अपने डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए घर में पानी मिलता था। वो आंकड़ा बढ़कर के 3 करोड़ 23 लाख, जिसको 70 साल लगे पहुंचने में, उससे हम आगे बढ़कर के 4 करोड़ 50 लाख से ज्यादा नए घरों को कनेक्शन पिछले इस 18 महीने के कालखंड में दे पाए हैं। ये निश्चित रूप से मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री ने रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ एक बैठक कर जल जीवन मिशन की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरु रुद्र कुमार, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे और राज्य खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन के अलावा मुख्य सचिव अमिताभ जैन भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के व्यापारियों और उद्यमियों को छत्तीसगढ़ के कृषि उत्पाद और लघु वनोपज के वैल्यू एडिशन और व्यापार के लिए आगे आने का आह्वान किया है। श्री बघेल ने उम्मीद जताई है कि राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और वनवासियों के लिए आमदनी का जरिया और बेहतर होगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य की नई औद्योगिक नीति में कई तरह की सहूलियतें दी गई हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के ग्रामीण अंचल में फूड प्रोसेसिंग यूनिट, लघु वनोपज की प्रसंस्करण यूनिट सहित दूसरी सामग्रियों के उत्पादों को बढ़ावा दिया जा रहा है। श्री बघेल ने व्यापारियों से राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के उत्पादों की मार्केटिंग के लिए चेन सिस्टम विकसित करने की भी बात कही। मुख्यमंत्री ने कल रायपुर स्थित निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रतिनिधि मंडल को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गांव के गौठानों में इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना की जा रही है। यहां ग्रामीणों और महिला स्व सहायता समूहों द्वारा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कृषि और वनोत्पाद से संबंधित आय मूलक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं।
उन्होंने कहा कि व्यापारी अपनी मांग और गुणवत्ता के आधार पर गांव में कृषि और लघु वनोपज से संबंधित उत्पादों का वैल्यू एडिशन और प्रोडक्शन करा सकते हैं। इसके लिए ग्रामीणों और महिला स्व-सहायता समूहों को प्रशिक्षण देने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे ग्रामीणों, महिला स्व-सहायता समूहों के उत्पादों को आसानी से मार्केट उपलब्ध हो सकेगा। ग्रामीण इलाकों में रोजगार के अवसर सुलभ होंगे। व्यापारियों को वाजिब दाम पर उच्च क्वालिटी के प्रोडक्ट मिलेंगे, जिससे व्यापार में लाभ होगा। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि आमचूर जो औसतन 80 से 120 रुपए किलो में बिकता है, दंतेवाड़ा में केवल आमचूर कटिंग में स्टेनलेस ब्लेड का उपयोग करने से यह आमचूर 600 रुपए किलो में बिकने लगा है। कोंडागांव का तिखुर ड्रिंक वियतनाम जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य के व्यापारी और उद्यमी छत्तीसगढ़ के उत्पादों को देश दुनिया में ट्रेंड करें। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन समाचार में। सरगुजा जिले में हाथी आतंक से प्रभावित क्षेत्रों में नुकसान का आकलन और समस्याओं के निराकरण के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा गठित जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने आज रायपुर में मीडिया से चर्चा करते हुए इस रिपोर्ट के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार को हाथियों का आतंक रोकने के लिए केंद्रीय सहायता प्राप्त लेबरू एलिफेंट कॉरिडोर प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द शुरू करना चाहिए। साथ ही हाथियों के प्रवेश मार्ग को भी रोकना चाहिए। श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा हाथियों को चारे के रूप में खराब धान खिलाने की योजना वन्य प्राणी अधिनियम का उल्लंघन है। तो ये जो हाथियों के लोग धान खिलाने का प्रावधान कर रहे हैं और ये वन प्राणी संरक्षण अधिनियम में ये स्पष्ट निर्देश है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी वन्य प्राणी को कुछ भी चीज खिला नहीं सकता है। तो इन लोगों का धान खिलाने की ये जो बात है, इस अधिनियम का अपमान भी है, उल्लंघन भी है। श्री साय ने इस बात पर भी चिंता जताई कि हाथियों को अगर भोजन के रूप में धान दिया गया तो उन्हें इसकी आदत हो जाएगी और वे किसानों द्वारा लगाए गए धान की फसल को नुकसान पहुंचाएंगे। राज्य में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू करने के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। यह योजना फिलहाल प्रायोगिक तौर पर रायपुर और धमतरी जिले के शहरी क्षेत्रों में स्थित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों में शुरू की गई है। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कल रायपुर की दुकानों में योजना के तहत लगाई गई ई पास मशीनों का निरीक्षण किया। इस मौके पर श्री भगत ने बताया कि पूरे राज्य में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को शुरू किया जाएगा। इससे छत्तीसगढ़ के हितग्राही जब दूसरे प्रदेशों में जाएंगे तो उन्हें राशन लेने में आसानी होगी। उन्होंने बताया कि पहले चरण में ये योजना शहरी क्षेत्रों में स्थित राशन दुकानों में लागू की जाएगी। इसके बाद दूसरे चरण में ग्रामीण क्षेत्र की उचित मूल्य की दुकानों में ये मशीनें लगाई जाएंगी। उन्होंने बताया कि दुकानों के निरीक्षण में योजना के तहत किया जा रहा कार्य संतोषजनक है। वहीं कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों के ज्यादा बीमार होने की आशंका को देखते हुए राज्य के विभिन्न अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार किया जा रहा है। इसी कड़ी में कोरबा जिला प्रशासन ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसके लिए ईएसआईसी कोविड हॉस्पिटल में बच्चों के बेहतर उपचार के लिए 16 बिस्तरों का आईसीयू तैयार किया गया है, जिनमें 6 बेड पर वेंटिलेटर की सुविधा भी है। कोरबा कलेक्टर रानू साहू ने बताया कि जिला प्रशासन ने डॉक्टर और मेडिकल टीम के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बच्चों के इलाज का विशेष प्रशिक्षण कराया है। को लेकर और अभी आईसीयू तैयार किया गया, कितने बेडेड हैं और कितने वेंटिलेटर हैं? कोरोना थर्ड वेव को लेके सबसे पहले तो डॉक्टरों की और नर्सों की जो है हमारे जो स्टाफ है मेडिकल स्टाफ उनकी ट्रेनिंग करवाई गई है। साथ ही एएसआईसी हॉस्पिटल में 10 बेडेड जो है पीडियाट्रिक आईसीयू
जो भी है वो हमारा तैयार है और उसमें बच्चों के साथ उनके अटेंडेंट के रहने की भी व्यवस्था की है। देखिए, जो हमारे वेंटिलेटर, हमारे जो इंजीनियर्स हैं, उन्होंने जो वर्तमान वेंटिलेटर है उनको बच्चों के लिए कन्वर्ट किया है और उस आधार पर कोरोना थर्ड वेव में जो एक संभावना जाहिर की गई है कि बच्चे ज़्यादा संक्रमित रहेंगे, तो वो 10 बेड को हमने बच्चों के हिसाब से स्पेशली मॉडिफाई कराया है। ईएसआईसी कोविड हॉस्पिटल के प्रभारी डॉक्टर केएल ध्रुव ने बताया कि प्रशिक्षित मेडिकल टीम की तैनाती कोविड हॉस्पिटल में की गई है, जिनके जरिए कोरोना संक्रमित बच्चों को बेहतर उपचार कर स्वास्थ्य लाभ दिया जाएगा। पूरे स्टाफ का ऑनलाइन ट्रेनिंग चल रहा है कि कैसे बच्चों के संक्रमण के लिए कैसे मैनेज किया जाए करके, और साथ में हम लोगों ने 16 बेड का हम लोगों ने व्यवस्था किया हुआ है वहाँ पर। उसमें से 6 बेड जो हैं उसमें वेंटिलेटर लगे हुए हैं और 10 बेड जो हैं वो बिना वेंटिलेटर के हैं, लेकिन हम उन्हें बिस्तर पे ही ऑक्सीजन दिया जा सकता है, ये भी व्यवस्था हम करके रख रहे हैं। वहीं कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर जिले में कोविड टीकाकरण अभियान अभी भी जारी है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।